हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चंद्रा आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के जो प्रश्नोत्तर हैं। इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सवालों में क्या क्या है। तो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल सवाल हैं, जैसे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और सी राजगोपालाचारी। तो आपको मालूम है कि इसका आंसर ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास आंसर सीधा सीधा सा ए आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अगला सवाल है कि संविधान समिति की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष है ना, प्रोविंशियल प्रोविंशियल कंस्टिट्यूएंट कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, है ना, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, है ना। इनमें से 8 बहुत बड़ी समितियां थी और कुछ उनसे संबंधित छोटी छोटी समितियां भी थी। तो जो समितियां थी उनको अलग अलग जो सेगमेंट है वो अलॉट किए गए थे, अलग अलग काम उनको अलॉट किए गए थे। जैसे प्रांतीय संविधान कैसा होगा, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्वरूप क्या होगा, इसी तरह से जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्वरूप क्या होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट को लेकर के उसकी जो निगरानी है वो कौन करेगा, कौन करेगा, जो झंडा कमेटी है। इस तरह के कई क्वेश्चन एक्चुअली आते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि पूछा गया है कि संविधान समिति की कौन सी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो भी हमारे पास संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसमें जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिम्मेदार कमेटी है, उसका हेड कौन था, उसको कौन हेड कर रहा था? तो उसको हेड कर रहे थे सरदार पटेल, ठीक है। इसी तरह से जो संघीय समिति थी, जो फेडरल कमेटी थी, उसको हेड करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। तो यही सवाल, अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में संविधान सभा की संघीय संविधान कमेटी, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिम्मेदार कमेटी है, वो कौन थी, उसको कौन हेड कर रहा था? तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो प्रांतीय जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे सरदार पटेल, और जो संघीय यानी फेडरल कमेटी थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी, उसके लिए अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसमें झंडा कमेटी, है ना, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि इस तरह से अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। तो झंडा जो कमेटी है, इसको कौन हेड कर रहा था, है ना? जिसमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको कि आपको पता है कि स्वीकार कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 24 जुलाई 1947 को। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि उसको कौन हेड कर रहा था, जो कि झंडा कमेटी थी, यानी जो झंडे के लिए जिम्मेदार कमेटी थी, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपके पास 3 सवाल कमेटियों से जुड़े हुए। पहली ये कि कौन है जो फेडरल कमेटी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटी थी उसके लिए कौन हेड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय का कौन हेड कर रहा था? प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कौन हेड कर रहा था? तो वो थे सरदार पटेल। और जो झंडा कमेटी है इसको हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। और सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आया था कि जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमेटी है, उसको कौन हेड कर रहा था? तो ऑब्वियस है, आप जानते हैं कि वो है डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। तो सदस्यों के बारे में पूछा गया। एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो संघीय कमेटी थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय कमेटी के सरदार पटेल थे, लेकिन अभी इन लोगों का नाम नहीं आया था। इसका मतलब ये हुआ जो एन गोपाल स्वामी हैं और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, ठीक है ना, तो ये लोग ड्राफ्ट कमेटी के साथ जुड़े हुए थे, यानी जो अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्ट कमेटी थी उसके जो 7 सदस्य थे उनमें से जुड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब क्या बन गया? 1 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जवाब सही निकलेगा सी। तो सी इसका आंसर है।
अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो अधिवेशन शुरू हो गए थे 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद आपको मालूम है कि 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया गया था 47 में। अब उसके बाद 29 अगस्त 1947, ध्यान रखना है आपको कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई उसके भी ऑलमोस्ट 12 दिन बाद, 12-14 दिन के बाद ये जो ड्राफ्ट कमेटी है इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर कर रहे थे। ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी.एन. राव या फिर अंबेडकर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, ठीक है, इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति, इन सबको मिलाकर के एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी इनकी चीजों को देखने के लिए, और उसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी। फिर इसके अंदर सब कमेटियां बनाई गई थी, इनकी उप समितियां बनाई गई थी। उप समितियों में भी मूलाधिकार के लिए अलग, अल्पसंख्यकों के लिए अलग, जो असम छोड़ करके अनुसूचित जातियां उनके लिए अलग, इस तरह से छोटी छोटी और कमेटियां बनाई थी जो सब कमेटीज थी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन सारी कमेटियों के ऊपर जो सबसे बड़ी कमेटी थी उसको कौन हेड कर रहा था? सरदार पटेल। कौन सा लक्षण है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? यानी यूएसए के फेडरेशन में, फेडरल सिस्टम में और इंडियन फेडरल सिस्टम में कौन सा फीचर कॉमन है ना? तो ए कॉमन फीचर या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन, ये कौन चीज हो गई? एक ही नागरिकता? नहीं, आपको मालूम है कि अमेरिका में 2 नागरिकताएं होती हैं। संविधान की 3 सूचियां, आपको मालूम है कि 3 सूचियां भारत में है ना, कनाडा में है लेकिन अमेरिका में नहीं। न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका की द्वैधता भारत में नहीं है क्योंकि भारत में इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है ना। यहाँ पर प्रांत के लिए न्यायपालिका अलग और केंद्र के लिए न्यायपालिका अलग, ऐसा कुछ नहीं है। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, परिसंघ ही उच्चतम न्यायालय, यानी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ सिस्टम ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। तो आपको मालूम है कि अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू या जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है इसके लिए अवधारणा दी है, और ये अवधारणा कौन पूरी करता है हमारे लिए? उच्चतम न्यायालय। तो ये फीचर ऐसा है जो कॉमन है इसमें, भारतीय परिसंघ में भी और अमेरिकी परिसंघ में। अमेरिका और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन एक लक्षण जो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें क्या है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है यानी किसी भी संविधान के इंटरप्रिटेशन करने के लिए या फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का जो फाइनली उसका इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो व्याख्या है, इसको करने के लिए अधिकार दिया गया है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यही सवाल एक बार फिर से रिपीट हुआ है। इसका मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, तो ये कहाँ से लिया हमने? ये हमने लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यूएसए से हमने न्यायिक पुनरीक्षण लिया है, और न्यायिक पुनरीक्षण ही होता है एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? ये भी हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से हमने न केवल फंडामेंटल राइट लिया है, बल्कि वहीं से हमने जो राष्ट्रपति का पद है ना, उपराष्ट्रपति का पद है ना, इस तरह की जो चीजें हैं इनके साथ साथ हमने वहां से लिया है। एक तो जुडिशियल रिव्यू जो भी आपके पहले पिछले सवालों में था, और दूसरी बात जो हमारे पास उद्देशिका या जो हमारे पास कह सकते हैं कि प्रेम्बल है ना, इस प्रेम्बल को जो बनाने का विचार है, ये बनाने का विचार भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। तो प्रेम्बल भी हमने यूएसए के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान में लिया गया? ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, वो हमने लिया है यूएसए से। तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट में सबसे पहला फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमने यूके यानी ब्रिटेन से लिया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन है, मतलब विधि का समान संरक्षण है, सभी को कानून का समान संरक्षण दिया गया है, ये अवधारणा हमने लिया है यूएसए से। लेकिन यहाँ के सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जवाब होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त की गई। राज्यों का संघ यानी यूनाइटेड स्टेट। तो आपको मालूम है कि जो अमेरिका का परिसंघ है, अमेरिका का जो फेडरेशन सिस्टम है, वो यूनाइटेड स्टेट का है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक ऐसा संघ है जिसमें कि राज्यों ने अपनी शक्ति केंद्र को दी है, संघ को दी है, फेडरेशन को दी है। जो फेडरल वहां पर स्ट्रक्चर है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? राज्यों से। और भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हुआ कि यहाँ पर संघ या केंद्र से शक्तियां राज्यों की तरफ गई हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना है, ये कम से कम अमेरिका से तो नहीं ली गई, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान का मतलब होता है कनाडा का संविधान, जो 1867 के एक लॉ के माध्यम से वहां पर इंपोज किया गया था, उस सिस्टम से ये प्रेरित है। तो ये सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, और ये सवाल इस तरह से भी किताबों में आपको मिल जाएगा कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो वो व्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं कनाडा से। वही सवाल यहाँ पर किया गया, लेकिन कनाडा की जगह पर लाया गया है शब्द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा, ठीक है। तो वहां से हमारा फेडरल सिस्टम प्रभावित है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ऐसी संकल्पना होती है जिसमें राज्यों को निकलने का भी अधिकार होता है, यानी वो क्विट कर सकते हैं फेडरल सिस्टम से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, यूनियन ऑफ स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। अगला सवाल है, निम्नलिखित को आपस में मैच करना है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र संबंध कहां कहां से लिए गए? ब्रिटिश संविधान, कनाडा, आयरिश। और अब यहाँ पर देखिए, मौलिक अधिकार अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वो अमेरिका से लिया गया, यानी A4, ठीक है। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आर्य संविधान से लिए गए हैं। इसका तो हुआ कि B3। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो कैबिनेट सिस्टम है, गवर्नमेंट का कैबिनेट सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, तो C1। A4, B3, C1, और अंत में बचता है केंद्र संबंध, कनाडा से D2। इसका मतलब हुआ कि इसका जो जवाब हुआ, जो जवाब आपका डी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब डी है, यानी मौलिक अधिकार हमने लिया है, मौलिक अधिकार हमने लिया अमेरिकी संविधान से, नीति निषेध तत्व हमने लिए आयरलैंड के संविधान से, यानी डीपीएसपी। जो कैबिनेट सिस्टम है ना, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जबकि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है ना, जैसा भी हमने कहा, जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि A4, B3, C1 और D2 केंद्र संबंध कहाँ से लिया? कनाडा से, यूनियन ऑफ स्टेट वाला। तो इस सेंस में कह सकते हैं कि इसका जवाब हो गया डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ध्यान रखना है, शब्द क्या है? नहीं, है ना। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें 3 सही है, एक गलत है। जो गलत है उसको निकालना है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, अभी भी हमने देखा। राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड से, ये भी हमने लोगों ने पढ़ा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, ठीक है ना। तो आपातकालीन शक्तियां हमने जर्मनी या फिर 1935 के एक्ट से लिया, और केंद्र राज्य की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इसको हमने अमेरिका से नहीं बल्कि कनाडा से लिया है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो जवाब है वो सी सही है ना। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया है, तो जो समवर्ती सूची है उसका जो विचार है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। लेकिन कनाडा से हमने जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं इनका विचार लिया है। आगे देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा की प्रतिनिधित्व देने भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित थे। यानी यहाँ पर सीधे सीधे सवाल ये किया गया है कि भारतीय जो राज्यसभा है, यानी जो हमारा अपर हाउस है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है,
उस अपर हाउस में आपको मालूम है कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, यानी उनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति खुद उनको अपॉइंट कर देता है। लेकिन उनको जरूरी है कि वो अलग अलग विषयों के, अलग अलग क्षेत्रों के जानकार हों, अलग अलग क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जिनका जो कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका योगदान रहा है, इसके आधार पर अगर रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई तो वो एक प्रकार से नॉमिनेशन का सवाल है। और ये नॉमिनेशन का जो काम है ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया आयरिश गणतंत्र से, ठीक है, तो आयरलैंड से हमने इसको लिया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो 3 चीजें आयरलैंड से ली गई हैं। एक, अभी आपने इसके पहले वाले सवाल में देखा था डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा हम देख रहे हैं जो नॉमिनेशन ऑफ फ्यू मेंबर्स इन राज्यसभा। और तीसरी चीज जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर है ना, यानी जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने का जो तरीका है ना, वो प्रोसीजर भी हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए। निम्नलिखित को मैच करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। ये सवाल अच्छा है, लेकिन इनके भी जो शब्दावलियां हैं वो थोड़ी बदली बदली सी हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनको भी बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो तरीका है और विस्तृत उभयनिष्ठ जो सूची है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के सूची जो अनुसूची 7 में दी गई, शेड्यूल 7 में दी गई है, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी सूची किसकी है, सबसे बड़ी लिस्ट किसकी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा विषय है, वो है फेडरल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, संघ सूची। तो जो विस्तृत सूची है जिसमें कि केंद्र राज्य दोनों पर लागू होती है, ये जाहिर सी बात है कि एकात्मक सिस्टम जो यूनिटरी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का या डेमोक्रेसी का, उससे जुड़ा हुआ है। इस मतलब कि इसका जो जवाब होगा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा, D1। राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी कोई भी जो संविधान, कोई भी नियम है, कोई अधिनियम बनाया जाता है, अगर विधानसभा कोई कानून बनाती है तो वो कानून तभी फाइनल अपना स्वरूप लेता है जब वहां का राज्यपाल उसको अनुमोदित करता है। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो उसको बजाय अनुमोदन देने के वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। इसी के लिए शब्द आया राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ठीक है। तो ये चीज हुई थी यूएसए में। इसका मतलब हुआ कि सी का जो संबंध है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो सी ओ, ठीक है। अब आगे बात आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यहाँ पर 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को थोड़ा ध्यान रखना है आपको ना। उसमें जो पहला शब्द होता है वो होता है ड्यू प्रोसेस और एक प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस वो आयरलैंड का है या जापान का है। तो यहाँ पर जापान का ऑप्शन नहीं है, आयरलैंड का ऑप्शन है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर बी से जुड़ा हुआ 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर विधि का शासन, अब जो स्वाभाविक है कि एक बचा कनाडा यानी A2, तो इसका जवाब सही होगा सी। सी आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि विधि का शासन वो कनाडा से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आयरलैंड से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल अगर किसी अधिनियम को रख लेता है, पास हुए विधेयक को, बिल को रख लेता है, तो वो काम हमने लिया अमेरिकी संविधान से। और जो सबसे ज्यादा लिस्ट में सब्जेक्ट रखे गए हैं वो संघ सूची में रखे हैं, जो एकात्मक विधान का विचार है, इसका मतलब वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ठीक है। ये काफी अच्छा सवाल बनाया गया था।
भारत का संविधान, यहाँ पर ए और आर से जुड़े हुए सवाल हैं और ए आर के सवाल करने के लिए जरूरी होता है कि आप आर से शुरू करके ए की तरफ जाएं तो जल्दी से पकड़ में आता है। तो आर है इसका, यानी जो रीजन दिया गया है वो है मौलिक अधिकारों का अध्ययन, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो क्या ऐसा है कि फंडामेंटल राइट जोड़ने के कारण भारतीय संविधान बड़ा हो गया है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें तमाम ऐसे विचार लाए गए हैं, राजभाषा से जुड़ी हुई बातें हैं, तमाम व्यापार से जुड़ी हुई बातें हैं, उन सबको शामिल करने के कारण ये बड़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट के जोड़ने के कारण नहीं बड़ा हुआ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जोड़ने के कारण बड़ा होता तो जो अमेरिकन संविधान है वो भी बड़ा होता। तो अमेरिका का संविधान यही, दूसरे का संविधान तो बड़ा नहीं माना जाता, तो सबसे छोटा संविधान माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि भारत का संविधान बड़ा है, और यह बात भी सही है कि जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो अमेरिका से प्रभावित है। इसका मतलब कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका जवाब बन जाएगा बी। ठीक है ना, बी इसका जवाब बनेगा। जहां पर दोनों फैक्ट तो सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो एजर्शन को, यानी जो कथन है उसका, उसकी व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित कहां से प्रेरित है? आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त से कोई नहीं। तो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ना, या जो यूएसए है ना, इन सब में किसी से भी जो भारत का चुनाव आयोग है वो प्रभावित नहीं है। इसलिए जवाब होगा नन ऑफ अबव, यानी उपयुक्त से कोई नहीं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आप मालूम है जापान और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाद का है ना। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पहला है, लेकिन वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है, ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कौन सा हुआ? अमेरिका का, यानी आंसर डी होगा। निम्नलिखित विषयों पर विचार करें और उन्हें एक क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना, ये किस चैप्टर में है इसके आधार पर लगाना है। तो आपको मालूम कि सबसे पहले क्या है? संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र। तो जो आर्टिकल 1 या चैप्टर 1 है उसमें स्वाभाविक है कि सबसे पहले क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि किस तरह से जो भारत का विस्तार है वो कहां से कहां तक, यानी भारत दैट इज इंडिया, वो कहां से कहां तक है और उसमें क्या क्या आता है, ये सब कुछ बातें पहले चैप्टर में दी गई। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा है मौलिक कर्तव्य। नहीं, मौलिक कर्तव्य तो मौलिक अधिकार की भी बात है और नीति निषेध तत्वों की बात भी है। इसलिए सबसे पहले इसमें आएगा नागरिकता है ना। तो एक के बाद फिर तीसरा, तीसरे बाद फिर आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। उसके बाद है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निषेध तत्व ना, और उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर 1, ठीक है, तो इसे देखिए ध्यान से। सबसे पहले होगा 1, ये हो गया आपका नंबर 1 पर। इसके बाद फिर आ गया नागरिकता, ये हो जाएगा 2। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद फिर डीपीएसपी है, ये 3 हो जाएगा, और अंत में मौलिक कर्तव्य 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। पहले नंबर पर आएगा 1 और फिर 3। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक है, ये हो गया 4A में हो गया, ये पहले चैप्टर पर है, नित्य सत्य चौथे चैप्टर में है। तो इसका मतलब होगा कि 1 3 4 1। सबसे पहले ये हुआ संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र। दूसरे नंबर पर हो गया नागरिकता, यानी 1 3 और फिर 4 1। तो ये जवाब हो गया आपका ए, 20 का ए। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही बात है कि नागरिकता भाग 2 में है ना। भाग 1 में भारत और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में राज्य संबंधी प्रावधान नहीं है, भाग 4 में आपको मालूम है कि नीति निषेध तत्व है, और भाग 4A में
मूल कर्तव्य है, जबकि यहाँ पर लिखा गया मौलिक कर्तव्य भाग 6 का। इसका मतलब हुआ कि गलत जवाब है सी। ठीक है, तो जो गलत है वही यहाँ के हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इन चारों में कौन गलत है। तो राज्य संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 6 में है, मौलिक कर्तव्य का जो है वो भाग 4 का है, जबकि यहाँ पर 6 का लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार 3 में है और नागरिकता भाग 2 में है। सही जवाब हो गया सी। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो ये अलग से भाग जोड़ा गया जो हमारे पास 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके अनुसार ये भाग 9 में है। ठीक है, तो जवाब इसका होगा ए। अब यहाँ पर बताया गया कि उपाधियों का अंत ग्राम पंचायतों का संगठन 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के जो अभिभावक हैं उनके लिए जो शिक्षा का अवसर देना, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात राज्यों का संघ ये चैप्टर 1 में है। ठीक है, तो ये चीज चैप्टर 1 में है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर होगा 2। तो ए का जो संबंध हुआ वो हुआ 2 से। ठीक है, तो ए का जो संबंध है वो है 2 से। फिर कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ दिया गया, ये हमारे दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद है ना, ये दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, यानी ये है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, संघ और उसका कार्यक्षेत्र कहाँ है, ये अनुच्छेद या भाग 1 में। भाग 1 में है। इसके बाद कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ये हमारे पास मौलिक कर्तव्यों में जो 11वां कर्तव्य है, 11वीं जो ड्यूटी है ना, इसके रूप में इसको डाला गया। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये हुआ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर जवाब बनेगा उपाधियों का अंत। ये आपको मालूम है कि ये आर्टिकल 18 है, और आर्टिकल 18 कहाँ है, फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 18 में है, फंडामेंटल राइट में। तो ए का संबंध हो गया 3 से, A3 का तो जवाब एक ही है, बड़ा आसानी से लग गया ये A3। फिर कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना, अनुच्छेद 40 में, यानी B1, बी का संबंध हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। सी ये है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये है मौलिक कर्तव्य, यानी C4। और फिर डी इसका संबंध हो गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। तो जवाब बन गया आपका बी, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इस क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब है वो हो गया बी। 24वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है ना। तो कौन सा ऐसा भाग है जो, या अध्याय है जो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध हैं इनके बारे में बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इनको कौन बताता है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में जो आपको बताने का काम करता है वो है भाग 11। ठीक है, भाग 11, और भाग 11 में भी चैप्टर 1। इसका जवाब बन गया ए। कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी 3 सही हैं और 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया सही नहीं है। तो पंचायत भाग 9 में है, ये भी थोड़ी देर पहले देखा। जो नगर पालिकाएं हैं भाग 9 का में है, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है,
तो जो अधिकरण है ये भाग 10 में नहीं है, क्योंकि अधिकरण जो दिया गया है वो आपको भाग 14 का में है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज है कि जो अधिकरण है ये भाग 14 ए में दिया गया है। ठीक है, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 323 ए और 323 बी, इसके लिए अलग से चैप्टर हुआ 14 ए। ठीक है, सहकारी समितियां भाग 9 का में। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो 14 है वहां पर यूपीएससी के बारे में दिया गया है और 14 का में वो दे दिया गया है ना ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में। कौन सा एक जो जोड़ है, कौन सा एक जो कपल है वो सही सुमेलित है, इसका मतलब इसमें 3 गलत है और एक सही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, ये बात आपको मालूम है कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, तीसरा भाग है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, नहीं, संविधान का दूसरा भाग है। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है, चौथा भाग नहीं, चौथा का मौलिक कर्तव्य है, ये सही है। संविधान का पांचवा भाग राजनीतिक तत्व है, गलत है, इसका जवाब बन गया सी। केवल इसमें एक यही सही है, बाकी 3 गलत हैं। जो दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मूलाधिकार है और जो पांचवा भाग है उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसको मैच करना है, भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। आपात उपबंध, राज्यसभा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और निर्वाचन। ठीक है, तो भाग 15 में निर्वाचन, अभी हमने बताया कि 14 में लोक सेवा आयोग, 14 का में ट्रिब्यूनल से अधिकरण और जो भाग 15 में इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया, ये कहाँ है, भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 या निर्वाचन यानी ए का जो संबंध है वो फोर्स से है, ए का संबंध फोर्स से है। बी यानी जो भाग 16 है ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। कुछ वर्ग मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, इनके बारे में जो विशेष प्रोविजंस हैं, जो स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, वो सब कहाँ है, भाग 16 में। भाग 17 जो है वो क्या बताता है, भाग 17 जो है वो हमारे राजभाषा के बारे में बताता है ना। ये हमारे भारत में देवनागरी में लिखी हुई जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, वो राजभाषा होगी, ये बताता है राजभाषा के बारे में। और भाग 18 वो बताता है आपात उपबंध के बारे में। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जरूरी चीज आपको बता देते हैं ना, और वो है कि डिफरेंस बिटवीन राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज। तो भारत में जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन राजभाषा के लिए कहा गया कि राजभाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी, लेकिन जब तक इसे सभी लोग मान नहीं लेते हैं तब तक इसके साथ साथ अंग्रेजी चलती रहेगी। तो भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, लेकिन जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो वो केवल एक यानी हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो बड़ा सिंपल सवाल है ना, 395। संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं ना, तो कुल अनुसूचियां पहले 18 थी, सॉरी 8 थी, अब 12 हैं। तो इसका जो जवाब बन गया वो आपका सीधा सीधा सा ए बन गया, 12 अनुसूचियां हैं। जिन पर विचार करिए कथनों पर, कौन कौन से स्टेटमेंट है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची ये संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी गई, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, तो केवल यही एक सही लग रहा है बस ना। कौन सा सही है, केवल 3, यानी भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी।
तो ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको कि इसमें से सबसे पहले जो 9th शेड्यूल है ना, ये पहले संशोधन से यानी 1951 में जोड़ी गई थी। तो जो 10वीं अनुसूची है ना, 10th शेड्यूल है, ये 10th शेड्यूल वो 52nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई 1985 में, ठीक है। इसके बाद 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है ये हमारे 72वें और 73वें संशोधन से जोड़ी गई 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिसका संबंध ग्राम पंचायत से और नगर पालिकाओं से है, और ये फाइनली जोड़ी गई थी 1992 के अधिनियम से, जो कि पारित हुआ फाइनली 3 में और लागू हुआ 93 में। तो इसमें कहेंगे इसको 92, ठीक है। तो 92 में ये जो अधिनियम है वो पारित हुआ था, 93 में इसको लागू किया गया था और 1 साल का टाइम दिया गया था, और फाइनली जो पंचायती राज है या संविधान संशोधन है हमारा 72वां 73वां, जिससे अनुसूची 11वीं 12वीं जोड़ी गई थी, तो पूरी तरह से इन्फोर्स में आई 1994 में, ठीक है। तो इसका बिल नंबर है 1992 92 का, केवल 3 सही है, ठीक है। तो पहले 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से, 10वीं अनुसूची 52nd 52वें संशोधन से, 11वीं और 12वीं क्रमशः 72वें और 73वें संशोधन से जुड़ी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में कौन सी राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, ठीक है। तो ये है अनुसूची नंबर 1, भाग 1 अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1, ये भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाएगा? वही 1 में, तो पहली अनुसूची यानी ए इसका भी जवाब है। भारत के संविधान में 4थी अनुसूची विवेचित करती है, 4थी अनुसूची में ये पता चलता है कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, हर राज्य का ये कुछ स्थान राज्यसभा में होते हैं, तो वो राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, ये बात हमको कहाँ से पता चलता है? 4थी अनुसूची से, जिसका भी जवाब ए होगा। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में जो है वो क्या? तो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का प्रारूप है ना, तो ड्राफ्ट ऑफ ओथ, जो ड्राफ्ट ऑफ ओथ एंड और अफर्मेशन है वो हमारी अनुसूची 3 में है। तो पहली अनुसूची में भारत राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, दूसरी अनुसूची में हमको जो संवैधानिक पद है उनके वेतन के बारे में बताया गया, उनकी जो सैलरी और वैल्यूएशन है उनके बारे में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ को लेकर के, और चौथी अनुसूची में बताया गया है कि जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में अलग अलग प्रांतों से, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आदि जो अलग अलग प्रांत है, यहाँ से कितने सदस्य चुन करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही केवल 3री अनुसूची की, इसमें है शपथ का प्रारूप। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये शपथ का प्रारूप किसके लिए है? संघ के मंत्रियों के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके ओथ और अफर्मेशन का जो ड्राफ्ट है वो इनसे संबंधित इनके ना अनुच्छेदों में, जैसे राष्ट्रपति के लिए जो भी ड्राफ्ट है, यानी राष्ट्रपति किस तरह से अपनी शपथ देगा, उसमें क्या बोलेगा, ये सब कहाँ है? आर्टिकल 16 में। और इसी तरह से उपराष्ट्रपति के लिए बताया गया है आर्टिकल 69 में, क्योंकि इनको सामान्य पद और गोपनीयता, ऑफिस एंड सीक्रेसी से संबंधित ओथ लेने के अलावा संविधान के संरक्षण की भी शपथ लेनी पड़ती है, इसलिए इनको अलग से इनका प्रारूप है आर्टिकल 60 और 69, इसके लिए क्रमशः प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बाकी सबके लिए कहाँ है? बाकी सबके लिए अनुसूची 3 में। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें संघ के जो मंत्री हैं ये भी वही शपथ लेते हैं जो अनुसूची 3 में है, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर न्यायाधीश हैं या हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको भी वही शपथ की जाती है, संसद के जो सदस्य हैं इनको भी वही शपथ दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ राष्ट्रपति वाला हटा दें तो 1 2 4 कोई ऑप्शन है, 1 2 4 ऑप्शन है सी, इसका आंसर बनेगा सी, सी इसका आंसर है। और इस तरह से केवल राष्ट्रपति वाला इसमें आंसर नहीं होगा, बाकी सब सही है। इनको भी सुमित करिए। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रतिज्ञान है A2, तो सीधे सीधे लगता जा रहा है। चौथी अनुसूची में
राज्य विधान परिषदों में स्थान का आवंटन भी राज्यसभा का। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची, ठीक है ना। C4 और 8वीं अनुसूची में भाषाएं D3, इसका जवाब बन गया आपका D। इनको भी हमें मैच करना है। 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 7वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियां हैं, यानी A का होगा 3, A3, ठीक है। फिर 8वीं अनुसूची में भाषा, ये B1, जवाब बन गया इसका C। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण, और 10वीं अनुसूची D में दल बदल से संबंधित, तो जवाब हो गया C। इन युग्मों को देखना है। तीसरी में शपथ का प्रतिज्ञान, इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है ना। इसमें भी याद रखना है आपको कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी इसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रतिज्ञान है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो 9वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। नहीं, ये चौथी अनुसूची है, फोर्थ शेड्यूल, ठीक है ना, ये चौथी अनुसूची है, इसलिए जवाब बन गया आपका D। आगे देखें, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, तो 1951 में हुआ था, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई है 1951 में, और 1951 में थे पंडित नेहरू। जो 10वीं अनुसूची है वो राजीव गांधी के समय में, और 11वीं 12वीं अनुसूची प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जमाने में लगाई गई थी। एक सवाल और है इसमें, वो है इन तथ्यों पर विचार करिए कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और जब जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है तो स्वाभाविक है कि इसमें केवल एक सही है। इसका भी जवाब आपका सर तो ए होगा। फाइनली कोयलो केस भारत के संविधान की अनुसूची से संबंधित है, ये भी हमारे अनुसूची संबंधित है 9वीं अनुसूची से, ठीक है। कोयलो केस देख सकते हैं आप, कोयलो केस 9वीं अनुसूची से है, ये 2007 का केस है। इस केस में कहा गया था कि 9वीं अनुसूची का भी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। तो ये बात 9वीं अनुसूची में कोयलो केसेस जुड़ी हुई है। तो आज बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक होगा। तो कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, क्योंकि जितना इसको आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए और अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो लाने में सहायक होगा क्वेश्चन द्वारा। बाकी इसके लिए अगर आपको PDF कॉपी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा इसके इंस्टाग्राम में, और अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो कोई